नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 65 साल पुराने योजना आयोग का नाम बदल दिया। केवल इसका नाम ही नहीं बदला, कामकाज का तरीका भी बदल गया है। अब राज्यों की सालाना योजना के लिए फंड मंजूर करने वाली योजना आयोग की नीति आयोग है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उन्हें कैसी योजना चाहिए, कौन सी योजना उनके राज्य के लिए फायदेमंद है और इसकी फंडिंग कैसे की जाए, यानी सारा दारोमदार राज्यों पर। इस संबंध में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में तैयार हो रही रिपोर्ट कितनी कारगर होगी, क्या बदलेगी राज्यों की सूरत और केंद्र की सीरत। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। योजनाओं में 50% से कम न हो केंद्र की हिस्सेदारी, नीति आयोग के उप समूह की बैठक में बनी एक राय। यूपीए की योजनाओं में कटौती पर भी हुई चर्चा। 15 जून को सौंपा जाएगा सिफारिशों का फाइनल मसौदा। कर्मचारियों के बाद मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी सौगात, जनवरी 2015 से मिलेगा 6% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। पुलिस की कार्यशैली पर बिफरे एमपी के डीजीपी सुरेंद्र सिंह। रतलाम में दबंगों के डर से शादी में रुकावट के लिए पुलिस को माना जिम्मेदार। सीएम रमन से शिकायत के बाद कलेक्टर को नए आदेश, मंत्रियों की गरिमा बनाए रखने की दी हिदायत। कहा दौरे के समय मंत्रियों की सुविधाओं का भी रखें ख्याल। छत्तीसगढ़ की आदित्य और हनुमान राइस मिल समेत 5 मिल पर चला सीलिंग का चाबुक। 80 लाख वसूली करने एडीएम ने दिए कुर्की के आदेश। बैंक गारंटी भी होगी जब्त। खंडवा में ऊर्जा विभाग का बाबू 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पेंशन और छुट्टी के निपटारे को लेकर मांगी थी घूस। सीहोर में 156 यात्री वाहनों की चेकिंग। आरटीओ ने अनफिट मिली 22 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त किए। 24 बसों से जाली हटाने के दिए निर्देश। इंदौर में ऑटो ड्राइवर और बाइक सवार के बीच जमकर हुई मारपीट। वाहन को टक्कर मारने पर हुआ था विवाद। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक दर्जा देने पर सागर में हुई बैठक। छिंदवाड़ा, रतलाम समेत 5 निगम के नेताओं ने रणनीति पर की चर्चा। छतरपुर के रिहायशी इलाके में 2 मोबाइल टावर में अचानक भड़की आग। घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर पाया काबू। दहशत में रहे स्थानीय लोग। लोकतंत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज बटे हुए हैं, फिर भी कुछ योजनाएं और क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तलवारें खिंची रहती हैं। सबसे ज्यादा टकराव केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर होता है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का सब ग्रुप योजनाओं का खाका तैयार कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की मौजूदगी वाला सब ग्रुप स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर नीति बनाने में जुटा है। यानी बदलाव की बयार राज्यों से आएगी और पैसा केंद्र सरकार देगी। ये पैमाना सभी राज्यों पर लागू होगा या फिर भेदभाव की पुरानी नीति चलेगी? मुख्यमंत्रियों के सुझाव सवाल खड़े करते हैं। नीति आयोग का जब खाका तैयार किया गया था तो मकसद यही था कि फिजूल की योजनाओं को खत्म किया जाए और जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाया जाए। और शायद यही वजह है कि एक साल में ही 147 योजनाओं में से आंकड़ा 66 तक आ पहुंचा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जलसा था। जलसा जहां देश के आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री और अफसर जुटे थे। केंद्र की योजनाओं के संचालन के मुद्दे पर चर्चा के लिए नीति आयोग के उपसमूह की चौथी बैठक, 3 बैठकें दिल्ली में हुई और चौथी भोपाल में। चर्चा हुई कई योजनाओं के फॉर्मेट और फंडिंग पर, मुद्दों पर और मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर सिफारिशें तैयार की गई। झारखंड के सीएम रघुवर दास बोले, राज्यों के फंडिंग पैटर्न को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सराहनीय पहल है। तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यों के हिस्से को बढ़ाने की मांग की। अब आखिरी बैठक 13 जून को दिल्ली में होगी।
इसके बाद उप समूह की अनुशंसाओं की रिपोर्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात कही, सकारात्मक रूप से कही, और अब हम लोगों ने तय किया है कि लगभग 7 तारीख तक जो वर्किंग ग्रुप है वो इन सब चीजों को इकट्ठा करके फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। वो फाइनल ड्राफ्ट तो 5 तारीख तक तैयार कर लेंगे, 7-8 तारीख को सब मुख्यमंत्रियों को उसको फिर से भेज दिया जाएगा, और फाइनली 13 तारीख को हमने दिल्ली में फिर सब ग्रुप की बैठक बुलाई है। सब ग्रुप की उस बैठक में हमारी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बैठक में बात निकली तो पहले से चल रही फिजूल की योजनाओं को कम करने पर भी चर्चा हुई। यूपीए के वक्त में 147 छोटी बड़ी योजनाएं थी, कुछ पहले की कम कर दी गई हैं। अब बची है महज 66, लेकिन इन्हें भी घटाकर 25-30 करने की बात हो रही है। तर्क दिया गया, कई सूबों में कामयाब नहीं, कई फेल्यूर हो गई हैं और कई बेकार। इनके बंद होने से सरकारी मशीनरी कम होगी, खर्च कम होगा और काम भी कम। ऐसा है कि केंद्र सरकार ने पहले जो 147 योजनाएं थी वो घट के हुई 66, फिर 66 से भी उन योजनाओं को और कम करना है, क्योंकि 66 भी क्यों चले, जो जरूरी और आवश्यक है वो चले। उनको 3 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक ए बनाई है, ये पहले केंद्र सरकार ने बनाई, जिसमें 17 योजनाएं सम्मिलित की है। इनमें मनरेगा जैसी योजना है, जिसमें हम एक्ट के कारण भी बंधे हुए हैं कि वो चलाना ही है। मिड डे मील जैसी योजना है। फिर 33 ऐसी है जिनको बी पैटर्न, जिनको बी श्रेणी में रखा है। 33, 17, फिर 33। उनमें फंडिंग पैटर्न बदले, मतलब अगर किसी में 75-25 था, किसी में 90-10 था, तो उसका पैटर्न बदले। 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। तो राज्यों का हिस्सा बढ़े, क्योंकि राज्यों को डिवलेशन के रूप में अधिक राशि देने का काम किया गया है। यूपीए की योजनाओं को फिजूल बताया जा रहा था, कांग्रेस कैसे चुप रहती। फिर विपक्ष में होने का फर्ज भी तो निभाना था, तो तपाक से बोले, हमारी योजनाओं को अपना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के नेता इसमें सीरियस होंगे, क्योंकि इसमें जो चीफ मिनिस्टर आने चाहिए थे आए नहीं। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? जो मुझे ज्ञात हुआ है, शिवराज सिंह उनसे बहुत जूनियर हैं, और आपने शिवराज सिंह को कन्वेनर बना दिया है, उनको उनके साथ सदस्य बनाया है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री को आपने सदस्य बना दिया है, और उत्तर प्रदेश की तुलना में छोटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेयरमैन बना दिया, क्योंकि आपके लिए अंगूठा निशानी लगाते रहेंगे। तीसरे, जम्मू कश्मीर, जो आदमी 87-88 में दिल्ली में मिनिस्टर था यूनियन गवर्नमेंट में, इतना सीनियर आदमी मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनको आपने सदस्य बना दिया है और उनके ऊपर इनको चेयरमैन बना दिया है। तो ये क्या चेयर होल्ड कर पाएंगे? उसी का परिणाम है, इसमें कुछ लोग नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है नीति आयोग के उपसमूह की बैठक के जरिए केंद्र राज्य संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी और गांव से लेकर राज्यों तक विकास का रास्ता खुलेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। 65 सालों से काम कर रहे योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह पर। लेकिन क्यों? जरूर कोई तो बात है। 50 साल से काम कर रहा योजना आयोग मोदी सरकार ने आते एक सोच काम कर रही थी कि बहुत हुआ योजना बनाने का काम, अब नीतियां बनेंगी जिस पर काम होगा और सिर्फ काम होगा। लेकिन किन चेहरों के दम पर काम और विकास का दावा किया जाए, बड़ी मुश्किल पीएम मोदी के सामने यही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते थे कि ये वादा किसी ऐसे शख्स को आगे करके ही किया जा सकता है जिसने वाकई विकास की इबारत लिखी हो। सीएम शिवराज उन्हें सबसे मुफीद दिखे और उन्होंने नीति के
समूह का शिवराज सिंह को संयोजक बना दिया। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को कौशल विकास उप समूह का सदस्य बनाया गया। उप समूह में शामिल करने के पीछे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की पूरे देश में हो रही तारीफ ने काम किया। पीएम मोदी भी उनकी इस योजना के कायल हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें इसका सदस्य बनाया गया। नीति आयोग के उप समूह की बैठक भोपाल में होने के बाद रायपुर में कौशल विकास की बैठक इन मुख्यमंत्रियों की हुनर और इनकी पैठ दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। उम्मीदों का सूरज उगा है, मगर कितनी असरकारी होगी उम्मीदों की ये रोशनी, सवाल उठा रही है जनता। क्या नीति आयोग से खुलेगा विकास का रास्ता? क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कामयाब योजनाएं बदलेंगी देश की तस्वीर? क्या नीति आयोग से लिखी जाएगी केंद्र राज्य संबंधों की नई इबारत? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक चौधरी मुकेश सिंह। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी। दीपक जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सारी कवायद जो हो रही है, नीति आयोग के उप समूह बन रहे हैं, योजनाओं में बदलाव की बात कर रहे हैं, ये कवायद क्या वाकई में कुछ अच्छा करने के लिए है या केवल शो बिजनेस है? देखिए प्रभु जी, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था भारत में, उसका अपना एक रोल था। और जब प्लानिंग कमीशन बना था उस समय जो देश की अर्थव्यवस्था थी, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी की राह पर चल रहे थे, नया नया देश था और उस समय माना गया कि वन साइज फिट्स ऑल, एक ही नीति बना दीजिए, उससे पूरा देश गवर्न होगा। प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के प्लान बनाता था, फिर उस पर देश चलता था। वो उस समय की आवश्यकता थी। आज जब हम 2015 में हैं, इतना पानी बह चुका है गंगा यमुना में और कृष्णा गोदावरी में, तो चीजें बदलना ही थी। तो ये जब नई सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग रखा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर। तो बेसिकली ये थिंक टैंक का रोल करने वाला है। जितने पावर्स प्लानिंग कमीशन के पास में थे, उतने नीति आयोग के पास में अब नहीं है। हालांकि दोनों ही एक गवर्नमेंट ऑर्डर से स्थापित किए गए हैं, तो पर नीति आयोग में मैं यूं कहूंगा कि इसका पॉलिटिकल वो ज्यादा है। ये कितना सुझाव देगा, कैसे देगा, क्योंकि सुझाव और बाकी सब चीजें अल्टीमेटली इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। और इसमें यह है कि एक नया नया बदला हुआ निजाम है, तो बदले हुए निजाम में ये सब चीजें हो रही, क्योंकि ये अल्टीमेटली जाके ये सुझाव वहां पर दे देंगे। प्लानिंग कमीशन अंदर में जो एक्सपर्ट्स होते थे, उनसे सुझाव लेके जो गवर्नमेंट को देता था, वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग हो जाता था। इसमें अब ये कितना बाइंडिंग होगा, क्योंकि इसके लिए थिंक टैंक ही कहा जा रहा है। और थिंक टैंक मतलब आप समझ सकते हैं कि सलाह देने का काम है। तो सलाहकार की सलाह मानी जाए, ये आवश्यक नहीं होता है। पर यूं कहेंगे कि राजनीति के दिशा में और लोकतंत्रीकरण के दिशा में ये एक बेहतर कदम है, अच्छा कदम है। मुकेश जी, दीपक जी कह रहे हैं सलाहकार की सलाह मानी जाए, ये जरूरी नहीं है। फिर ये नीति आयोग में इतनी कवायद चल रही है, 4 बैठकें हो गई, एक बैठक और होने वाली है, एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसके लिए बैठकों का सिलसिला दिल्ली से लेकर भोपाल तक चल रहा है, इतना खर्च हो रहा है, एक पूरी मोबिलाइजेशन हो रहा है। जब सलाह रिकमेंडेशन जो आएंगी, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सारी की सारी मान ली जाएंगी। मुख्यमंत्रियों की अपनी अलग अलग राय भी इसको लेकर आई हुई है। मुकेश जी, क्या कहेंगे इसको? नहीं, उसमें मुख्य बात यह है जो दीपक जी ने कही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन निश्चित रूप से क्या था, योजना आयोग के समय 2 समानांतर सत्ता भी चलती थी। एक समानांतर कैबिनेट भी काम करती थी योजना आयोग के रूप में। लेकिन अब जो नीति आयोग बना के, और होना भी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी गई सत्ता जो है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, केंद्र सरकार सर्वसम्मत होनी चाहिए और उसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, बहुत बढ़िया निर्णय किया है। नीति, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हर प्रदेश का मुख्यमंत्री और हर प्रदेश का मुखिया अपनी सलाह देगा। अपनी सलाह देगा, जरूरी नहीं कि वो सलाह मुफीद हो। जो मुफीद होगी देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो मान्य की जाएगी। ऐसा मेरा अपना मानना है।
पंकज जी, सलाह मुफीद हो ये जरूरी नहीं है, सलाह मानी जाए ये भी जरूरी नहीं है। सलाह पर जो कुछ होना है, जो अमल होना है, वो योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया, वहां बैठे अफसर, वहां बैठे नेता वो तय करेंगे। फिर ये कवायद कांग्रेस किस नजर से दिखती है? देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो इंप्रेशन जनरेट करने की कार्यशैली है। वो अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके शॉर्ट में नीति आयोग बनाया। पर यदि हम हिंदी की बात करें तो नीति और योजना लगभग समानार्थी है, पॉलिसी और प्लानिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। फिर यदि हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी राज्य योजना आयोग का अस्तित्व है, वो समाप्त नहीं हुआ है। तो ये विरोधाभास बीजेपी में दिल्ली और भोपाल के स्तर पर है कि यहाँ शिवराज सरकार जो नीति आयोग की कमेटी के शिवराज जी अध्यक्ष हैं और वो उनके राज्य में राज्य का योजना आयोग भी कार्यरत है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु जी कुल मिलाकर ये संदेश स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि हम बहुत एक्टिविटी हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो उस एक्टिविटी के मामले में यदि हम इसको कहें कि एक्टिविटी फुल एक्शन फुल, तो एक्शन जो है वो बिल्कुल फुल से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, पर एक्टिविटी ढेर सारी दिखेगी। ठीक वैसा यहां पर हो रहा है। यदि इस विशेष समिति की बात किया जिसमें शिवराज जी अध्यक्ष हैं, तो उसका काम था कि जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं उन पर कितनी राशि मिले। शिवराज जी, यूपीए सरकार की कुछ विसंगतियां थी जिनको दूर करने का प्रयास इसमें हो रहा है। देखिए प्रभु जी, जो सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, तो उसको पुरानी सरकार की योजनाओं में विसंगति नजर आती है। और इसमें मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि दृष्टिकोण ऐसा स्थापित हो जाता है कि हमको बीजेपी में जब हम देखेंगे तो हम बुराई की तरफ से देखेंगे, ऐसा मेंटल फ्रेम होता है और सबके साथ होता है। यदि आज को सरकार जब बीजेपी की बदलेगी, जो नई सरकार बनेगी, वो भी देखेगी कि मोदी जी की सरकार में क्या खराबी थी। पर सवाल प्रभु जी इस बात का है कि जब एक और केंद्र सरकार की तरफ से समाज की योजनाओं में, चाहे वो मनरेगा की बात की जाए, ग्रामीण विकास की बात की जाए, और किसी सोशल रिफॉर्म्स की आप बात कर लें, इन सारी योजनाओं में 25 से लेकर 95% तक की कटौती की गई है। तो बजट में भारी कटौती की गई है। मुख्यमंत्री जी दलील दे रहे हैं कि जो 14 वित्त आयोग था उसके हिसाब से अब राज्यों को जो केंद्रांश है 32 से बढ़कर 42% हो गया, तो 10% पैसा अतिरिक्त मिल जाएगा। फिर यह विचार भी किया जा रहा है कि जो केंद्र का अंश है उसको घटाया जाए और राज्यों का अंश बढ़ाया जाए, 60-40 किया जाए, 50-50 किया जाए। तो अभी कुल मिलाकर प्रभु जी सब असमंजस की स्थिति है। और ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली और भोपाल के स्तर पर किए जा रहे हैं कि देश में मैसेज आए कि हम बहुत काम कर रहे हैं। और पर बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 साल के बाद भी देश के पास विकास की कोई योजना नहीं है, आम आदमी के उत्थान की कोई योजना नहीं है। हम किसी भी बिंदु पर बात करें, चाहे रक्षा नीति हो, अर्थनीति हो, विदेशी नीति हो, ये सारे के सारे मामलों में यदि बीजेपी का, इसको हम थिंक टैंक बोले जैसा दीपक तिवारी जी ने कहा, और यथार्थ में है भी कि सलाहकार की भूमिका में है। और ये सलाहकार भी 1 साल बाद मोदी सरकार को कोई ऐसी सलाह नहीं दे पाए जो विधायक जी के शब्दों में मुफीद हो, और मुफीद सलाह नहीं, इसलिए परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर एक चीज सिर्फ एक्सरसाइज है जिसको हम जुबानी जमा खर्च कह सकते हैं या जुमलेबाजी कह सकते हैं। मुकेश जी, एक्सरसाइज कहा जा रहा है इस पूरे मामले को, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि मोदी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जन धन योजना आई है, आपकी बीमा की योजना लेके आ रहे हैं, ये एक अलग दिशा दे रही हैं। और ये नीति आयोग के जरिए जो विकास की योजनाओं की बात हो रही है उसको लेकर एक अलग रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। नहीं, अलग रास्ता नहीं, जो भी किया जा रहा है एक अंत्योदय स्कीम के तहत किया जा रहा है। हर मतलब अंतिम व्यक्ति तक लाभ सरकार की योजनाओं का पहुंचे, इस दृष्टि को रखते हुए हर काम किया जा रहा है। अब आप ये देखिए, चाहे वो जनधन योजना हो या ये आपका इंश्योरेंस वाली योजना हो, ये सभी आम आदमी को लाभान्वित करने वाली योजना है। लेकिन जिस नीति आयोग जो पहल कर रहा है, इसमें कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाएं बंद करने का भी विषय है। इसमें करीब आधी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई थी, जो पिछली कई सालों में चलती रही, नेहरू जी के जमाने से शुरू हुई, अभी तक चलती रही। उन योजनाओं को बंद करने की बात इसमें हो रही है। नहीं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल्दबाजी में निर्णय किया होगा, उनके ऊपर अध्ययन किया गया और उन योजनाओं का जब ये देखा गया कि उनका कहीं कोई लाभ आम आदमी को नहीं मिला और वो योजनाएं लगभग निष्क्रिय रूप में डली हुई थी, ऐसी योजनाओं को बंद किया जा रहा है और उनकी जगह नई योजनाएं जिनसे कि आम आदमी लाभान्वित हो, समाज में अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति लाभान्वित हो, ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लंबे समय से आप इन विषयों को देख रहे हैं, केंद्र राज्य के संबंध है। मध्य प्रदेश की यही सरकार पिछली केंद्र सरकार पे आरोप लगाती थी कि वो राज्य को बराबर पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है। योजनाओं की मैचिंग ग्रांट को लेकर भी आरोप लगाए जाते थे। अब इस बैठक में, जो आज बैठक हुई नीति आयोग की समूह की, इसमें मुख्यमंत्रियों के बीच में भी आपस में सहमति नहीं थी। कोई मुख्यमंत्री कह रहा था कि 50% केंद्र राज्य का अंश होना चाहिए, उमन चांडी ने कहा 80% केंद्र का अंश होना चाहिए। तो सहमति का भाव यहाँ भी नहीं है। और मध्य प्रदेश, क्योंकि संयोजक शिवराज सिंह चौहान है, तो मध्य प्रदेश उस मामले को लेकर चुप है जिन मामलों पर पहले आवाज उठाया करता था।
नहीं, बहुत ठीक बात आपने कही। और जहां तक केंद्र राज्य संबंधों का मामला है, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि 90 के दशक में एक आयोग बना था, सरकारिया आयोग। वो केवल केंद्र राज्य संबंधों को कैसे सुधारा जाए उसी के लिए बना था। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन, सुझाव था कि इस तरह की कोई बॉडी बनना चाहिए जहां राज्यों को भी सुझाव देने का अवसर हो। हालांकि प्लानिंग कमीशन में वो होता था, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक वो उसकी जो रिकमेंडेशन है वो नीति आयोग के माध्यम से पूरी हुई। अब जहां तक बात आपने कही कि राज्यों और केंद्र के जो संबंध हैं, अब दोनों जगह एक सी सरकार है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस दोनों के एक ही है। अब कोई कारण नहीं है कि पहले नहीं तो होता ये था कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं होता था तो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र पर ढोल देती थी, और केंद्र की सरकार कई बार मध्य प्रदेश पर ढोल देती थी। अब वैसा कोई कारण नहीं है, पर अभी भी कोई चीजें बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पैसा जितना मिलना चाहिए था वो कई बार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पर मैं यूं कहूंगा कि ये जो आज की कवायद है, अगर आप इस पर बात करें तो इसमें मैं पॉलिटिकल निहितार्थ इसके बहुत ज्यादा देखता हूं। और उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मैसेज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अब शिवराज सिंह को थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। कौन इसको कर रहा है इसकी बात मैं नहीं करूंगा, पर ऐसा करने से शिवराज सिंह जो केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, अब कम से कम 6 राज्यों में, कल के अखबारों में जो खबरें छपेंगी वो 6 राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए शिवराज सिंह। तो एक शिवराज सिंह के लिए एक जो थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है, जो एक थोड़ा सा उठाने का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसके माध्यम से वो उसका एक चरण है, एक स्टेप है। मुकेश जी, शिवराज सिंह को उठाने का प्रयास चल रहा है, योजनाओं के आधार पे नीति आयोग का उपसमूह बनाकर एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शिवराज सिंह को ले जाने की कोशिश हो रही है। कहीं ये केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक नेतृत्व खड़ा करने जैसा मामला तो नहीं है? नहीं, ये क्या है, शिवराज सिंह जी ने जो योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की और जो सफलता उनमें अर्जित की, और जनता ने मुहर लगाई उन सफलताओं पर, तो ये शिवराज सिंह जी की उन सफलताओं को, उनके अनुभव को देश के समक्ष बांटने का एक प्रयोग है कि शिवराज सिंह जी को आपने उसका वो बनाया, मुखिया बनाया। भाई आप ये देखिए, जननी एक्सप्रेस, बाल हृदय योजना, आपकी ये लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी तो इतनी सफल योजना है, प्रभु जी की पूरा देश उसको अनुकरण कर रहा है उस योजना का। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने बनाई। तो उनकी जो प्लानिंग है, उन्होंने जो योजनाएं बनाई और वो सफल हुई। मनरेगा की बात क्यों नहीं करती बीजेपी? मनरेगा में मध्य प्रदेश को लगातार अवार्ड मिले हो, इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का हिस्सा रोक रखा है, दे नहीं रही। नहीं, उसका भी मैं बताता हूं आपको। चूंकि एक संक्रमण काल चला, सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने अपना कार्यकाल चालू किया, तो थोड़ा समय उसमें लगता है। संक्रमण काल खत्म होने में थोड़ा सा समय लगता है, और आप तय मानिए कि कुछ समय बाद बहुत अच्छा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा, और कहीं किसी के साथ विभेद नहीं करेगी ये सरकार। और मध्य प्रदेश में जो अच्छी योजनाएं लागू हैं उनको बहुत अच्छी फंडिंग केंद्र सरकार से मिलेगी, आप ये तय मानिए। लेकिन वेट फॉर सम टाइम। आप देखिए, तो किसी को आपने 60 साल राज किया, 65 साल राज किया, लेकिन आप किसी को कैसे जज कर सकते हो विद इन 10 मंथ्स और 12 मंथ्स? आप कैसे 12 महीने में किसी को कैसे जज कर सकते? गिव हिम टाइम, उनको समय दीजिए, उनकी योजनाएं समझिए और उनको योजनाएं लागू करने दीजिए, उनका प्रतिफल आने दीजिए, तब आप उस पर कुछ टिप्पणी करिए। सिवाय बैठकर अपन राजनीति की बात करें, वो भी बेहतर नहीं है। उसमें अच्छा देखिए, बी पॉजिटिव, मतलब कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा देखिए उसमें। चलो, अच्छी बात कही आपने। 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करने वाली सरकारें अब कह रही हैं कि 1 साल में कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ किया है, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट आने में, मतलब एक एंड पॉइंट आने में थोड़ा समय लगता है। किसी भी सरकार की भाई एंड पॉइंट आने में एक समय लगता है किसी भी योजना का, तो थोड़ा सा आप इंतजार तो करिए, आप देखिए उसका जो प्रतिध्वनि आएगी उस पर आप चर्चा करिए। अब पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके नेता आए भोपाल में, आरोप लगाए, उन्होंने पूरे देश भर में आरोप लगाए केंद्र सरकार ने किन किन मदों में पैसा रोक लिया। मनरेगा तो आपकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, कांग्रेस लेकर आई थी, उसमें पैसा रोका हुआ है, तो कांग्रेस क्या सड़क पर उतर के इस मामले में केंद्र या राज्य के खिलाफ कोई आंदोलन करने? देखिए प्रभु जी, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी को मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की आवश्यकता है, पर उसके लिए हम समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले सरकार से संवाद हो रहा है
जन चेतना जागृत करना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश भर में बीजेपी की सरकार के 1 साल पूरा होने पर उनकी जो रीति नीतियां थी, चाहे अर्थ के क्षेत्र की हो, रक्षा के क्षेत्र की हो, विदेश के क्षेत्र की हो, सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र की हो, मनरेगा उसमें विशेष उल्लेख था, इन सब पर हमने जनता का ध्यान केंद्रित किया और सब प्रमाण इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है, बल्कि हम सफल हुए कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है वो मूलतः उद्योगपतियों की मित्र सूट बूट की सरकार है। और 1 साल देश बदहाल ये नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया और हमने 46 पेज की पुस्तक भी जारी करी है। तो ये उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक पुस्तक जारी करी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, प्रमाण एकत्रित किए हैं और उसको लेकर हम जनता की भी जाएं। क्योंकि प्रभु जी जो विधायक जी बात बोल रहे हैं वो अपना पक्ष रखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 साल में 365 दिन नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के लिए मैं मानता हूं बहुत पर्याप्त है। वो इसलिए कि जिस व्यक्ति ने, जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं कि लगभग 1 साल में अकेले दम पर पूरे देश को हिला दिया और सरकार बनाई, आज वो व्यक्ति पूरे मंत्रिमंडल के साथ सरकार की शक्तियों के साथ भी यदि देश में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पाता तो इसको राजनीतिक विफलता कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी स्वीकार करे ना स्वीकार करे उनका मामला है, पर देश की जनता के मन में आज ये भ्रम है और बल्कि संशय सशक्त हुआ है। आज आप बाहर भी पूछिए, स्टूडियो के बाहर हम चलेंगे तो 100 में से 100 लोग बोलेंगे कि हाँ मोदी जी वो काम नहीं कर पाए जो उनसे अपेक्षित था। और कारण बहुत साफ है प्रभु जी, और अब तो नसीब भी साथ नहीं दे रहा। पहले मोदी जी कहते थे मैं नसीब वाला हूं तो कांग्रेस को आपत्ति है, हम तो चाहते प्रधानमंत्री जी आपका नसीब बहुत सशक्त रहे, भले देश का हित हो रहा था, पर अब नसीब भी नहीं बचा। तो ना महंगाई कम हो पाई है, ना हम पाकिस्तान से बदला ले पाए, ना दाऊद को गर्दन पकड़ कर ले पाए हैं, ना 15 लाख रुपए हर खाते में दे पाए, ना 100 दिन में काला धन आ पाया, ना हर साल में 2 करोड़ रोजगार आ पाए। तो ये कुल मिलाकर जुमले वाली पार्टी भारतीय जुमला पार्टी थी जो जुमलों की सरकार चलाते हैं। और अब इनके पास कुछ नहीं कहने के लिए। नीतियों की बात करें तो एफडीआई का ये विरोध करते थे और अब एफडीआई ये लेकर आ रहे हैं। जीडीपी का भारतीय जनता पार्टी के हर एक मुख्यमंत्री ने विरोध किया जो कांग्रेस पार्टी की योजना थी, लेकिन अब उसको लेकर आ रहे हैं। तो आप और सबसे बड़ी बात जो अभी 2 दिन का डेवलपमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अर्थनीति पर और विदेश नीति पर चर्चा के लिए बुलाया। तो जिन मनमोहन सिंह सरकार की भारतीय जनता पार्टी बुराई करती है, उनकी बुराई कर करके आप सत्ता में आए, आज मोदी जी उनको आमंत्रित करके उनसे आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बुराई करना है, इसलिए बुराई करने की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए। जो अच्छा उसकी प्रशंसा करिए और जो बुरा उसकी बुराई करिए। दीपक जी, मनरेगा की बात हो रही थी, अभी हम दिखा। जी बोलिए। मैं 1 मिनट इसमें कहना चाहूंगा। पंकज जी, मनमोहन सिंह जी की कभी बुराई नहीं की भारतीय जनता पार्टी। मनमोहन सिंह जी के रिमोट की सदैव बुराई करते रहे। आप बात समझिए, मनमोहन सिंह जी स्टेट्समैन है और इंटरनेशनली रिनाउंड स्टेट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको बुलाना, आपको तो इसमें और पॉजिटिवनेस देखना चाहिए, मैं देख रहा हूं, आप सकारात्मकता देखना चाहिए कि कम से कम मोदी जी, आपकी सरकार ने कभी इस तरह की राय ली किसी विपक्षी स्टेट्समैन से? नहीं ली। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी जी ने उनको बुलाया, ये उनकी सहृदयता है। तो उन्होंने बुलाया और उनकी जो योग्यता है उसका अनुभव देश को मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी। आपकी पार्टी ने उनको खुल के काम नहीं करने दिया, आपकी पार्टी ने, आपके नेतृत्व ने उनको बांध के रखा, रिमोट से चलाया, एक मतलब जिसको कहते हैं ना पट्टा गले में डाल के, और उस तरह से चलाया। उनको खुलकर काम नहीं करने दिया गया, उनकी योजनाएं प्रॉपर तरीके से। तो भाई उनकी जो योग्यता है उसका लाभ अगर मोदी जी लेना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? देश के काम आना चाहिए किसी की योग्यता। तो शिवराज जी की योग्यता का लाभ लिया जा रहा है। मैं उत्तर देना चाहूंगा, छोटा सा उत्तर दूं, फिर आप दीपक जी से सवाल करिएगा कि कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, मैंने भी यही निवेदन किया कि मनमोहन सिंह जी बहुत योग्य व्यक्ति है और आपने उनकी सरकार की बुराई कर करके सत्ता में हासिल फिर कह रहा हूं तो मनमोहन सिंह जी की बुराई कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। रिमोट की बुराई सदैव मुकेश भाई, ये आप, और वो आज भी उस बात पर कायम हूं मैं कि रिमोट जो होता है, रिमोट गड़बड़। मुकेश जी, ये आपका आकलन है, आप स्वतंत्र करने के लिए मुझे आपत्ति भी नहीं है, आप जो शब्द का प्रयोग करें कर सकते हैं, लेकिन मेरा मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्या भी नहीं रहा, मैंने बड़ा ही मतलब एक वो प्रचलित शब्द है जो और हर घर में जो इस्तेमाल होता है वो शब्द प्रयोग किया है। मैं तो उस पर आपत्ति ले नहीं रहा। मेरा निवेदन बहुत साफ है कि जिन मनमोहन सिंह जी को आज आपने बुलाया वो ये प्रमाणित कर रहा है कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार अर्थनीति के मामले पर, विदेश नीति के मामले पर फेल है, इसलिए उनको शरण में जाना। मामले पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन अपना विषय नहीं है, आज की चर्चा का विषय नहीं है। दीपक जी, मनरेगा को लेकर अभी हमने दिखाया, सीएम शिवराज सिंह कह रहे थे कि योजना एक्ट के तहत मजबूरी हमें चलानी पड़ रही है। मिड डे मील योजना को लेकर भी लगभग यही भाव था कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राज्यों को चलानी ही पड़ती हैं मजबूरी में, राज्य शायद उनको चलाना नहीं चाहते। देखिए, यही शिवराज सिंह हैं। जब पिछली बार नीति आयोग की दिल्ली में बैठक हुई थी तो उसके बाद में पूरे एक अखबार के लिए, दिल्ली के राष्ट्रीय अखबार के लिए आधे पेज के इंटरव्यू में उन्होंने
मनरेगा की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद बनी हुई सबसे अच्छी योजनाओं में से है, और मैं ये कहूँगा कि सचमुच में अच्छी योजनाओं में से पूरा देश कहता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो योजना है ये कांग्रेस पार्टी की मॉन्यूमेंटल मिस्टेक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मतभेद है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवराज सिंह ने की और जो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, उस मामले में उन्होंने मनरेगा के मामले में ये नहीं कहा कि ये योजना खराब है, ये कहा कि पंजाब जैसे राज्य में मनरेगा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर लेबर अब बचे ही नहीं है। ये मूलतः श्रमिकों के लिए, खेतीहर श्रमिकों के लिए है। वहां पर सभी पूरे जो श्रमिक हैं वो बिहार, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों से जाते हैं। वहीं इस योजना की आवश्यकता मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए है। तो इस नीति आयोग के माध्यम से वो यही एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच था कि ऊपर से नीति बनी, नीचे उस पर फोर्स कर दीजिए। यहां पर नीति आयोग अब ये कह रही है कि नहीं, हम जो प्लानिंग है हम वो नीचे से लेके आएंगे, नीचे की क्या जरूरत है। और बात बिल्कुल सही है कि एक मनरेगा योजना है, पंजाब को लिए अगर उसका पैसा दिया जाएगा वहां पर तो उसका कोई औचित्य नहीं है, पंजाब की कोई दूसरी जरूरत हो सकती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक जुड़े हमारे पास शिवपुरी से, पीएल पांडे जी। पांडे जी, अपनी बात रखिए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के लिए क्या बंद कर दी गई है? पिछले 20 वर्ष से कोई उपस्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोले हैं। जी, हम मुकेश जी से इसका जवाब जानना चाहेंगे। मुकेश जी। नहीं, उपस्वास्थ्य केंद्र जो थे वो चल रहे हैं और सरकार नए भी खोलेगी। ये योजना कहीं बंद नहीं हुई, मतलब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद नहीं किया और वो निरंतर चल रहे हैं। और उनके लिए नई भर्तियां भी हो रही हैं डॉक्टर्स की, जो बहुत जल्दी वहां डॉक्टर्स पदस्थ किए जाएंगे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है। ये 1 वर्ष सबके साथ सबके विकास का वर्ष। पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया, फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं, विकास दर बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, पूरा देश एक नए आत्मविश्वास के साथ उठ के खड़ा हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की साख भी है और धाक भी है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नमामि गंगे योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराने की योजना, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में एक नए आत्मविश्वास का संचार कर रहे हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेरा ये विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। देश बढ़ेगा, मध्य प्रदेश बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, युग दृष्टा, सफल वैश्विक नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को 1 साल के सफल कार्यकाल पर हार्दिक बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है विकास की नीति पर। फिलहाल मंदसौर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनिरुद्ध जी अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल है कांग्रेस की प्रवक्ता पे जी। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख नहीं लाके दिए, मोदी जी हमारे सीएम साहब जो पूर्व थे मनमोहन सिंह उनसे मिले। तो आप ये बताइए कि क्या देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री से मिलकर उनके अनुभव से लाभ लेना गलत है? हाँ, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों में इतना पैसा है कि भारत के हर एक नागरिक को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो हर किसी के खाते में 15 लाख डालेंगे। उत्तर दो मित्र, ये बात है मेरी, और मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। पंकज जी, आपको वॉच किया जा रहा है गंभीरता से? धन्यवाद, वॉच किया जा रहा है। सबसे बड़े पहली चीज तो ये कि मैंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करी कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को बुलाकर उनके अनुभव का लाभ लेने की बात करी, और इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी असफलता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए किसी सफल व्यक्ति को बुलाया। एक बात। दूसरी बात, आपको मैं अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार करा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, और ये एक राजनीतिक बयान था, जुमलेबाजी थी। तो जब अमित शाह साहब स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये राजनीतिक जुमले के तौर पर प्रयोग किया था, तो यदि आपको आपत्ति तो फिर इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं मित्र। नहीं, जो भी दर्शक हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है प्रभु जी। मोदी जी ने ये कहा था कि जो काला धन देश के बाहर है, अगर वो देश में आ जाएगा, जैसा कि हमारी सरकार लाने का प्रयास कर रही है। भाई 100 दिन में लाने वाले थे, ये भी बात थी साथ साथ। नहीं, देखिए, आप भी पंकज जी समझते हैं कि हर प्रक्रिया में, विशेषकर जिसमें इंटरनेशनल यही तो राजनीति है, तो उसमें जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन उनका ये मत था कि ये पैसा जब आ जाएगा तो वो इतना काला धन है कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। मुकेश भाई, मेरा भी ये आग्रह है कि मोदी जी ने काले धन की इस भावना को मत के लिए उपयोग किया, और 100 दिन में कहा था लाने की बात करी। और आप और एक चीज और कि ये स्वीकार किया आपकी पार्टी ने। मुकेश भाई, मेरी बात, ये तो बहुत संकीर्ण बात हो गई। आपकी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया, बहुत संकीर्ण बात की बात करना गलत। आप किसी सरकार से तो 60 साल में भी उम्मीद नहीं कर रहे, और आप किसी सरकार के शब्द पकड़ रहे हैं कि 100 दिन। देखिए, अरे भाई, ये एक आप बात समझिए, कहना ये होता है कि 100 दिन में उनसे बेहतर किया जाएगा, वो किया जा रहा है। 100 दिन में देश का माहौल बहुत सुधरा है, देश में बहुत सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, आप ये तय मानिए। देखिए प्रभु जी, एक बात बहुत हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में क्या किया वो कांग्रेस के साथ है। आज देश की जनता ने मोदी की बीजेपी सरकार को जनादेश दिया है, तो 5 साल का, निश्चित 5 साल का दिया है। बिल्कुल मुकेश भाई, 5 साल वेट फॉर 5 ईयर, बिल्कुल करेंगे इंतजार। वेट फॉर 5 ईयर, एग्री। आप इंतजार करिए। इतनी जल्दबाजी में क्यों? आप और आपके युवराज मुकेश, इतनी जल्दबाजी में क्यों? मुझे लगता है आपकी पार्टी ने 100 दिन का वादा करके जल्दबाजी कर दी थी शायद। नहीं, माननीय प्रभु जी, मेरा तात्पर्य आप बात समझिए। वी हैव प्रॉमिस्ड थिंग्स फॉर 5 ईयर्स, और सरकार चलाने की जिम्मेदारी 5 साल के लिए जनता ने दी है। तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों? आप इंतजार करिए, आपसे बेहतर करके दिखाएंगे, ये तय मानिए। नहीं दिख रहा मुकेश भाई, दुख इसी बात का है। अफसोसजनक बात यह है कि 20% मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मोदी जी ने जो कहा कि छोटी छोटी बातों से बड़े काम करना है, और आप ये देखिए स्वच्छता मिशन जो उनका है, आज आप अस्पतालों में जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, कहीं जाइए, आपको पीक के दाग नहीं मिलेंगे। अरे मुकेश जो कांग्रेस शासन में हर जगह मिलते थे। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इनसे देश बड़ा होता है। आप बात समझिए मुकेश भाई, तो आप अपना सोच विस्तारित करिए पंकज जी। मेरा निर्णय सुन लीजिए, मतलब बी मोर, मतलब जिसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। मुकेश भाई, बिल्कुल ब्रॉड माइंड होना चाहिए, और ये जो सीख है आपकी बहुत अच्छी है, पर आप आपकी पार्टी के नेताओं को भी दें जो कांग्रेस पार्टी की निर्मल भारत योजना को स्वच्छ भारत अभियान बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मेरी बात, मैं आपसे फिर कह रहा हूं पंकज जी, निर्मल भारत योजनाओं को लेकर नीति आयोग का पब्लिक बना है पंकज जी। मुकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जुड़े हैं। नहीं, इसमें मैं हस्तक्षेप अगर करूं तो, ना आपका निर्मल भारत अभियान इस देश को साफ कर पाया, न स्वच्छ भारत अभियान। ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज ही मैं वल्लभ भवन से जब नीचे उतर रहा था, जहां पर लिखा हुआ था कि यहां पर न थूकें, वहीं पर थूका हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कथनी और करनी का जो अंतर है, तो चतुर्वेदी जी, अभी हम इतने जल्दी, इस बात से मैं सहमत हूं कि 1 वर्ष अभी पूरी सरकार के लिए नहीं है, 5 वर्ष के लिए मैंडेट है।
तो 5 वर्ष के बाद में, पर मूल्यांकन चूंकि एक राजनीति है। दीपक जी, मेरा अनुरोध समझिए कि हमें एक व्यक्ति को सुधारने में आपको समय कम लगता है, 2 व्यक्ति को उससे थोड़ा और ज्यादा लगता है, लेकिन एक पूरे 125 करोड़ लोगों को सुधारने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक दर्शक जुड़े हैं दतिया से, राजू जी। राजू, अपना सवाल रखिए। ब्रह्म देवताओं को 5वें ब्रह्मदेव ब्राह्मण का प्रणाम पहुंचे। जी जी। पटेरिया जी, मेरा ये कहना है कि अभी मुकेश चौधरी जी जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं किया जी। तो हम उनकी याददाश्त के लिए बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री का अगर अपमान किया तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके मुख्यमंत्री ने उनको मोनी बाबा कहा, इनके भारतीय जनता पार्टी ने चोर कहा, रिमोट से चलने वाला एक कठपुतली प्रधानमंत्री कहा। तो जितना प्रधानमंत्री का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी भी देश में किसी भी विरोधी विपक्षी पार्टी ने कभी अपने प्रधानमंत्री का इतना अपमान नहीं किया होगा। राजू जी, इसको लेकर लंबी बहस हो गई अभी दोनों के बीच में। फिलहाल एक दर्शक भोपाल से सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुरेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ चौधरी साहब से जी, भैया प्रधानमंत्री आपके जब विदेश जाते थे, कब जाते थे पता नहीं चलता था, कब आते थे ये पता नहीं चलता था। और ये सत्य बोल रहे थे कि गूंगे प्रधानमंत्री जी हैं। वैसा देखो भैया, हमारी ना हम भारतीय जनता पार्टी के, ना हम कांग्रेस, हम ये बोल रहे हैं कि ना ऐसा कहो तो जनता को बता के जाओ हम कहाँ जाना। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बताते तो है, क्या इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। जी चलिए, प्रश्न सवाल क्या है मेरे में, तो सवाल तो बोलिए आप। पर एक जो बात उन्होंने, प्रभु जी अगर आपकी इजाजत हो उनकी बात, जी जी बिल्कुल दीपक जी, तो एक बात उन्होंने बड़ी मौजू उठाई है। ये जनमानस में लोगों के भीतर ये मुद्दा बना हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जाता था तो पता नहीं चलता था, एक जाते हैं तो बहुत हाइप होती है। मुझे लगता है 2-3 दिनों से ये विचार मेरे मन में चल रहा है कि ये जो सरकार आई थी, ये गवर्नेंस के मुद्दे पर आई थी, और सरकार पूरा 1 वर्ष जो काम करती रही वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम करती रही। कहीं ये मिसप्लेस्ड फोकस तो नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि चुना था एक्स चीज के लिए, आप गए थे बाजार आलू खरीदने के लिए और खरीद के ले आए रूमाल, तो डांट तो घर में पड़ना ही है। तो इसीलिए शायद थोड़ा सा जनता में थोड़ा, अभी ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि जितने भी सर्वेज आए हैं कहीं पर भी नरेंद्र मोदी सरकार पे मोहभंग की स्थिति नहीं है। क्योंकि ये अगर कोई कहे कि मोहभंग हो गया है तो गलत बात है। आंशिक रूप से लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, और मुझे लगता है कि चुना था किसी और चीज के लिए, और ये सरकार विदेश घूमने में, विदेश संबंधों पर, इन्हीं चीजों पर, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि 1 साल में जितने ज्यादा देश घूमना है वो वो आंशिक रूप से इसलिए असहमत है कि लोगों ने मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरूर ये तर्क दें कि अभी 1 वर्ष हुआ है, पर लोग ये जानना चाहते थे कि 1 साल में मोदी जी से जो अपेक्षाएं हैं उस पर वो कितने खरे उतरे, और दुर्भाग्य से वो खरे नहीं उतर पाए, इसीलिए आंशिक रूप से असहमति प्रारंभ हो चुकी है। दीपक जी, कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी ने काम बांट दिया हो, जैसे शिवराज जी को नीति आयोग का एक सब ग्रुप का चेयरमैन बना दिया, 10 मुख्यमंत्री रख दिए, एक दूसरा स्किल डेवलपमेंट के लिए सब ग्रुप बना दिया, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उसके कन्वीनर। मोदी जी विदेश में रहेंगे तो प्रभु जी काम बांटना ही पड़ेगा। तो लोगों को काम पर लगा दिया, खुद फ्री होकर घूम रहे हैं। पंकज जी, कम से कम आप ये बात मत कहिए कि मोदी जी विदेश में रहेंगे तो काम बांटना पड़ेगा। इसलिए जैसा शुरू में बात की हुई, नीति आयोग के विषय पर वापस आए कि नीति आयोग बेसिकली थिंक टैंक है। ये काम बांटना कोई काम बांटना नहीं होता है। सच बात तो यह है कि आज जो नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं बाहर से और भीतर से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उसके अलावा बाहर से विपक्षी और तमाम सब लोग, उस सेंट्रलाइजेशन का ही आरोप लगा रहे हैं कि काम ही नहीं बांटे हैं उन्होंने। अगर वो काम बांटते तो शायद जो इतना थोड़ा सा जो बन रहा है शायद उसमें कुछ कमी होती। काम नहीं बांटे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। पंकज जी, बात चली नीति आयोग की, वापस हम नीति आयोग पे आए हैं। पिछले कई सालों में ये होता ये था कि राज्य साल भर के लिए अपनी एक वार्षिक योजना बनाते थे, फिर वो दिल्ली में हाजिरी लगाते थे कि साहब हमको कब आना है, कब हम अपनी योजना लेकर आ जाए। हमको एक तारीख दी जाती थी, बैठकें चलती थी, उसके बाद योजना में कुछ कटौती की जाती थी, कुछ बढ़ोतरी की जाती थी, योजना मंजूर कर दी जाती थी। साल भर के बाद योजना आयोग का कोई काम नहीं होता था। अब कम से कम ये तो परिवर्तन है कि इस राज्य इस झंझट से मुक्ति पा गए हैं। अब वो अपनी योजना बना रहे हैं, वो ये बताएंगे कि भाई हमको इस योजना में इतना केंद्र का अंश होना चाहिए, इतना राज्य का अंश होना चाहिए, हमको ये योजना चलानी, हमको ये योजना नहीं चलानी। ये परिवर्तन तो है सकारात्मक। देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि आपका देखने का नजरिया अलग है।
क्या राज्यों को ये स्वायत्तता मिल गई है? नहीं, अभी भी उनको किसी संस्था के सामने किसी सुझाव तो देने के लिए एक पहल है, सिर्फ सुझाव के लिए प्रभु जी। तो सुझाव की स्वायत्तता तो इनके पास तब भी थी, निर्णय लेने की स्वायत्तता स्वतंत्रता जो है वो नहीं है। ये सुझाव देंगे और फिर नीति आयोग तय करेगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा कि नीति और योजना लगभग समानार्थी शब्द है, ये सिर्फ भ्रम पैदा करने का प्रयास है। महाजनी का धंधा बंद हो गया अब ना योजना आयोग में, जो पहले होता था कि आप केवल पैसे के लिए जाते थे, साल भर किसी विषय पे बात करने कोई नहीं जाता था। देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि योजना आयोग के लगभग 12 प्लानिंग कमीशन मेरी जानकारी में हमारे देश में बने हैं। तो योजना आयोग के 60 साल के कार्यकाल को हम यदि महाजनी कहें, जिसने देश को इतनी उपलब्धियां दी कि आज देश विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम मंगल तक पहुंच गए, क्रायोजेनिक इंजन बनाते हैं, बाकी तमाम सारी बातें जिनका आज है चर्चा करने का अवसर नहीं है। तो उपलब्धियां देश के पास हैं। अंग्रेजों से हमको ऐसा हिंदुस्तान मिला था कि हमारे पास सुई भी नहीं बनती थी, पर हम आज यहां पहुंचे। तो मैं सिर्फ इसे नहीं कह रहा कि कांग्रेस की बहुत बड़ाई है, ये हमारा काम था, जनता ने हमको चुना इसलिए था कि हम देश का विकास करें। तो जो सरकार बनती है, जो योजना बनता है, उन्होंने काम किया। तो महाजनी कोई नहीं करता था, क्योंकि पैसा तो देश की जनता का है। और सारे अब 29 राज्य, सारे 29 राज्य दिल्ली के लिए बराबर होना चाहिए। कोई नॉर्थ ईस्ट में किसी को कम एडवांटेज मिले, नॉर्थ में ज्यादा मिले, ये नहीं होना चाहिए। योजना आयोग देखता था कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक परिवेश क्या है, जनसंख्या का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, तो उस हिसाब से योजना लागू करता था। जैसे सुझाव बहुत अच्छा है कि पंजाब में शायद मनरेगा की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेतिहर मजदूर वहां कम है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता हो, बिहार में ज्यादा आवश्यकता हो। तो ये अच्छे विचार विमर्श है, लेकिन ये कहना कि योजना आयोग ने 12 कार्यकालों में मुकेश जी से जान लेते, इसके बिना भी काम चला। मुकेश जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद लेखानुदान आ गया, एक बजट आ गया। मध्य प्रदेश की संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक योजना लेकर नहीं गई वहां पर, जैसे पहले मंजूर करना चाहते। तो काम कैसे चल रहा है आपकी सरकार? प्रभु जी, जो पहले जैसा चर्चा चल रही है कि योजना आयोग के सामने याचक के रूप में मुख्यमंत्री एक ब्यूरोक्रेट के सामने बैठता था। आप बात समझ, जनतंत्र एक एग्जीक्यूटिव के सामने समर्पण करता था। आज मोदी जी ने उसको बदला है। आज हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी योजना बनाएगा, अपनी सलाह देगा, और उसमें जो योजना इस देश के और उस प्रदेश के नागरिक के लिए मुफीद होगी वो मान्य की जाएगी सरकार के द्वारा। और आप एक चीज देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। लोगों को मतलब लोकल स्तर से सलाह मांगी जा रही है। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरी बिटिया प्रसन्न थी, वो एनआईटी की स्टूडेंट है, वो प्रसन्न थी कि उससे भी सुझाव मांगे गए, एनआईटी के स्टूडेंट से भी सुझाव मांगे गए नीति आयोग में देने के लिए। तो ये आम स्टूडेंट, आम नागरिक, सबको उसमें योजना बनाने में शामिल किया। अवसर देंगे प्रभु जी। एक छोटी टिप्पणी मुकेश जी संबंधित से जानना चाह रहा हूं कि आज भी मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग अस्तित्व में है, तो ये विरोधाभास क्यों? नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। आप बात समझिए, नीति आयोग जो मुख्य नीति बनती है वो केंद्र से बनती है। मध्य प्रदेश का योजना आयोग कोई सेपरेट योजना एज सच प्रदेश के लिए नहीं बनाता है, कैबिनेट से हटके। आप बात समझिए, उधर जो राष्ट्रीय योजना आयोग था वो पूर्ण एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी और एक समानांतर कैबिनेट के रूप में काम करती थी। एक सेंट्रलाइज्ड पावर था उसके साथ, वो खत्म किया गया है और सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अपनी योजना और अपनी सलाह देने का एक नया तरीका दिया गया, नई एक नीति इजाद की गई। तो मुकेश भाई, यही तो आग्रह है कि अब इनके पास कोई पावर नहीं है, खाली सुझाव दे सकते हैं, वो मान्य हो अमान्य हो नहीं, वो पहले तो उसके पास संवैधानिक पंकज जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हीं सुझावों में से सारी चीजें मान्य होंगी, उनसे अलग या अलहदा कोई नई चीज नहीं लाई जाएगी। इस विषय पर दीपक जी आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो बहस चल रही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों सहमत नहीं हो पा रहे। देखिए, एक तो नीति आयोग बहुत नई चीज है। नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन में जो उपाध्यक्ष थे पहले, मोंटेक सिंह आलूवालिया, वो वर्ल्ड बैंक में काम किए हुए आदमी थे। अभी जो अरविंद पनागरिया, अभी जो उपाध्यक्ष हैं, अगर मेरी सही स्मृति है तो उपाध्यक्ष का ही दर्जा है संभवतः उनके लिए, तो वो भी वर्ल्ड बैंक के ही आदमी हैं। और मजेदार बात यह है कि अरविंद पनगरिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, ये सब के सब लोग उसी वर्ल्ड बैंक नाम के स्कूल से आते हैं। अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में वही लोग फैले हुए हैं जो वर्ल्ड बैंक में कभी न कभी रहे हैं, क्योंकि आखिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी एक दूसरे पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। जहां तक नीति आयोग का प्रश्न है,
तो प्लानिंग कमीशन, पहले हम समझे कि प्लानिंग कमीशन क्यों था। प्लानिंग कमीशन 5 साल का प्लान्स बनाता था। फिर वो प्लान इसलिए बनाता था कि पिछले सालों में क्या हो गया है। प्लान इसलिए बनाने की जरूरत होती थी कि पहला जो प्लान बना था आपके हिंदुस्तान में, और मजेदार बात यह है कि जो पहला जो प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है, ये सुभाष चंद्र बोस का कंसेप्ट है, जो 1935 से चल रहा था और जिसको अंग्रेजों ने लागू किया था। तो प्लानिंग कमीशन का जब पहला प्लान आया तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। दूसरा प्लान आया तो उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया, अब हमें कृषि पर करना है। तो मैक्रो प्लानिंग करता था प्लानिंग कमीशन, जिसके लिए बोलते हैं। माइक्रो प्लानिंग के लिए आपके लिए बजट्स हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। फिर जो नीति आयोग आया है, नीति आयोग को प्योरली एक थिंक टैंक के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों से लग रहा था, बहुत वर्षों से लग रहा था कि अब देश को फ्री इकोनॉमी में, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में एक प्लानिंग कमीशन जैसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फ्री इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि फ्री है, फिर आप कंट्रोल क्यों कर रहे हैं उसके लिए। तो इसीलिए नीति आयोग एक इकोनॉमिक आवश्यकता भी थी, एक आर्थिक आवश्यकता भी थी, एक अच्छे गुड गवर्नेंस की दिशा में। तो इसलिए ये थिंक टैंक है, ये सुझाव देने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में एक क्रील कमीशन होता है जो उनका थिंक टैंक है, और क्रील कमीशन संभवतः दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले कमीशन में से एक होगा। वो क्रील नाम के एक सज्जन था, उनके नाम पर वो चलता है। वो भी एक तरह का थिंक टैंक है। और दीपक जी, मैं रोकना चाहूंगा, छतरपुर से दर्शक है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, अपनी सवाल रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। जी दीपक जी। तो वही बात मैं कह रहा था कि ये एक तरह का थिंक टैंक है, और इसमें अच्छी बात ये है कि इस थिंक टैंक में केवल टेक्नोक्रेट्स नहीं है जैसा कि पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर था। इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए भी इन्वॉल्व किया गया है। और जिस तरह से ये हुआ कि दिल्ली में बैठक हुई एक सब ग्रुप की, आज भोपाल में बैठक हुई, दूसरे जो सब ग्रुप्स बने हैं उनकी भी, तो साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक इन्वॉल्व करने का तरीका है। तो ओवरऑल जिसके लिए मैं यूं कहूंगा कि दिशा सही है। अब उसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं होंगी, वो एक अलग बात है। क्योंकि साथ में मैं ये भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सेंट्रलाइजेशन की सरकार है, पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो दे आर गुड, माने अच्छा है। जी पंकज जी, दिशा सही है, दशा भी सही होगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो दशा 1 साल के बाद है वो सही दिशा का संकेत तो नहीं कर रही है। और मैं बहुत ईमानदारी से, गैर राजनीतिक चश्मे से देख के बात करूं कि हम सच में चाहते हैं कि देश का विकास हो, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य है। पर राजनीतिक व्यवस्था में जब हम ये आकलन करते हैं तो फिर टिप्पणी करने का अधिकार विपक्ष को मिलता है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो इससे जुड़ी हुई है कि देश के वित्त मंत्री को यदि सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़े कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो अब ब्याज दर में कटौती नहीं कर रहे हैं, इससे आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो ये साफ तौर पर संकेत देता है। क्योंकि आरबीआई का गवर्नर कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी हस्ती होते हैं। और देश के वित्त मंत्री तो इन दोनों के हाथ में देश की वित्त की व्यवस्था है, और देश की वित्त की व्यवस्था से दशा और दिशा दोनों निर्धारित होना है। तो यदि इन दोनों ध्रुवों में टकराव है प्रभु जी, तो ये बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है कि आप कितने नीति आयोग बना लें, नाम कुछ भी बदल दें, पर जब तक आपकी काम करने की मानसिकता नहीं बदलेगी और आप सच में विकासजनक बातें नहीं करेंगे तो परिणाम विकास मूलक नहीं मिलेंगे। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा आपकी संक्षेप में अंतिम राय जी का जवाब दे दूं छोटा सा एक, अगर उसके साथ ही आप अपनी अंतिम राय भी दे दीजिए। जी। क्या है पंकज जी जैसे कह रहे हैं, टकराव वाली बात नहीं, दिस इज सिंपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब बार बार टकराव शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? दिस इज सिंपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भाई वित्त मंत्री जी की अपनी ओपिनियन है, रघुराज रामन जी की अपनी ओपिनियन है, एंड बोथ आर वेरी टैलेंटेड पीपल। उनमें मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि रघुराज रामन जी कहीं कमजोर हैं या वित्त मंत्री जी कहीं कमजोर हैं। वित्त मंत्री जी अपने आप में बहुत सक्षम है और बहुत बुद्धिमान है, तो इसको टकराव मत कहिए, दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और बात सहज रूप से की गई है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की आलोचना की गई हो या किसी से द्वेष माना गया हो। तो इसको इस तरह से टकराव शब्द इस्तेमाल करना मेरा तर्क बहुत छोटा सा है कि देश क्या है कि ये दे आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन देमसेल्व्स। मतलब ये अपने उसमें ही बड़े, अब जैसे अभी इनके नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि साहब वो सीनियर हैं इसलिए वो नहीं आई, इधर ये भी कह रहे थे कि साहब वो बड़े प्रदेश के हैं। अब वो अखिलेश जी इतने जूनियर हैं, उनको वो बड़े प्रदेश का नेतृत्व मान रहे हैं। तो ये सब बातें दे आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन देमसेल्व्स, अपने आप में स्वयं बड़े विरोधाभासी रहते हैं। मुकेश जी, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया प्रभु भाई, सिर्फ यदि देश का वित्त मंत्री अपने आप को असहाय महसूस करे, नहीं ऐसा कहीं नहीं। चलिए समय की अपनी सीमा, इस प्रश्न का जवाब दीपक जी से ले लेते हैं। दीपक जी,
इस जवाब के साथ आप इस नीति आयोग की जो कवायद है उसको लेकर अपनी राय रखिएगा। देखिए, मतभिन्नता तो हो ही सकती है बहुत सारे मामलों में, पर जैसा मैंने कहा कि नीति आयोग नीचे से अब ऊपर सुझाव ले जाने का काम कर रहा है। भोपाल में आज बैठक हुई है और मध्य प्रदेश का वासी होने के नाते हम तो यूं कहेंगे कि वो सभी लोग जो मध्य प्रदेश के आपके चैनल को देख रहे हैं, ये थोड़ी हमारे लिए गर्व की भी बात है कि मध्य प्रदेश को एक सब ग्रुप का लीडर बनने का अवसर मिला है। और जहां तक बात इसकी है कि कौन सीनियर कौन जूनियर, तो ये बड़ी इन बातों का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता है, पर इतना जरूर है कि इन सब चीजों से जब तक बाहर निकल के यथार्थ के धरातल पर जब तक काम नहीं होगा तब तक जनता प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि टीवी डिबेट्स और अखबारों के विज्ञापन ये एक अलग दुनिया है, और जो आपका डिजिटल वर्ल्ड पे जो चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है, ये एक अलग वो है। और यथार्थ की जमीन, यथार्थ का धरातल वो अलग है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जरा लोगों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं, तो सिवाय हंसने के अलावा मध्य प्रदेश के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। दीपक जी वो अपनी राय रखते हैं इस कार्यक्रम में बीच में। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अच्छी राय प्रकट की। पंकज जी आपका भी धन्यवाद। मुकेश जी आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। नीति आयोग के केंद्रीय योजना संबंधी उपसमूह ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। ये खुशी की बात है कि इस समूह में शामिल आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अफसरों के बीच कई मसलों पर आम राय बनी। इसका असर योजनाओं को लेकर बनने वाली रिकमेंडेशन में भी दिखेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये समूह ऐसा रास्ता निकालेगा कि फिर कोई राज्य उसके हक का पैसा डकार जाने का रोना नहीं रोएगा। फिर जरूरतमंद जनता राजनीति की शिकार नहीं होगी। इस कवायद पर यह शहर मौजूद है। अंदाज कुछ अलग है मेरा सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्ते का। जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरिया आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ये घर नहीं, एक सपना है। जेब में समाए वो अपना है। शहर का दिल है, कहता है जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट। G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats. World-class amenities. Mind-blowing location. 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart. Near Akriti Eco-City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavaria Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूमते तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले।